हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोगों की वर्ल्ड ज्योग्राफी की पहली क्लास है। पिछली कक्षाओं में हमने जो भी ज्योग्राफी पढ़ी है वो भारत का भूगोल पढ़ी है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप भारत का भूगोल का जो पहला वीडियो है उसको देखना, और ये जो विश्व का भूगोल है इसको साथ में भी अगर पढ़ोगे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि भारत भूगोल की जो है वो तो एक ही है। उस भारत वो जब हम पढ़ा रहे थे भारत का भूगोल, तो उसमें जो है हम लोगों ने क्या बोलते हैं, दो परिभाषाएं पढ़ी थी, एक ऑर्थरोम्स की और एक और पढ़ी थी। उसको जाके उस वीडियो से देख लेना, एक उसमें और ऐड कर लेना। ये बहुत विशिष्ट मतलब प्रतिष्ठित पुस्तक में ये किताब लिखी हुई थी परिभाषा, तो मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए, तो मैं इसको लेके आया हूँ। फ्रीमैन ऑन रॉक क्या कहते हैं? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, मतलब वो है भूगोल के भूगोल शास्त्री, तो उन्होंने ये बोला है कि पृथ्वी और उस पर दृष्टिगोचर होने वाली सभी बातों और तथ्यों का वर्णन करना, लिखना ही शाब्दिक अर्थ में भूगोल है। मतलब बहुत सरल शब्दों में समझो कि जो पृथ्वी है उस पर दिखने वाली सभी चीजें और उन पे जो भी तथ्य हैं, जो भी चीजें वहां पे दिख रही हैं, उसको लिखना पढ़ना ही जो है, उनका वर्णन करना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल कहलाता है। बात आ रही समझ में? फिर इस दूसरी बात कर लेते हैं कि भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान, भूगोल का जो अध्ययन शास्त्र के रूप में, भूगोल को अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोथीस ने स्थापित किया था। बात क्या हुई थी? बात यह हुई थी कि भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थीस ने स्थापित किया था। इन्होंने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। तो ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? इन्होंने किया है, इरेटोस्थीस ने, है ना। फिर अंत में इन्हें भूगोल की जनक की उपमा दी गई थी। मतलब भूगोल के जनक ये नहीं है, बात आ रही समझ में? इनको भूगोल के जनक की उपमा दी गई थी। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं यहाँ से, वो देखो आप। अब बात क्या है, फिर से देख लो एक बार। भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान, अध्ययन शास्त्र के रूप में, भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान एरोस्थीस ने स्थापित किया। उन्होंने ही भूगोल के लिए एक जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया और इन्हें भूगोल की जनक की उपमा दी गई थी। बात आ रही है? और इन्हें व्यवस्थित भूगोल के जनक भी कहा जाता है। इन्हें कौन से भूगोल का? व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में, जब आप किसी चीज का अध्ययन कर रहे हो तो आप उसको व्यवस्थित करोगे ही, है ना। तो बात यही है कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया, भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में उन्होंने पढ़ना शुरू किया, और जब उनको अध्ययन शास्त्र के रूप में पढ़ना शुरू किया तो उन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा गया। और इन्हें क्या कहा गया? इन्होंने ही भूगोल को ज्योग्राफिया शब्द का भी प्रयोग किया था। अतः इन्हें भूगोल के जनक की उपमा दी गई थी, भूगोल के जनक की संज्ञा दी गई थी। बात आ रही समझ में? और देखो, भूगोल के जो जनक हैं वो हिकेटिस हैं। हिकेटिस, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, बहुत छोटी छोटी किताबों में भी है, ल्यूसेंट जो है उसमें भी लिखा हुआ है। अच्छा, अभी आगे देखते हैं। भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली 19वीं शताब्दी में, ना, 19वीं शताब्दी में भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली 19वीं शताब्दी में। फिर क्या हुआ? भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। देखो क्या हुआ, भूगोल जो है मनुष्य और पर्यावरण, देखो इसको समझो, बहुत गहरी बात है और मजा आ जाएगा यहीं से। बस यहीं से भूगोल जो है उसका उदय हो जाएगा ठीक से। भूगोल जो है मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। पारस्परिक संबंधों के बीच में के रूप में विकसित हुआ। कब हुआ? 20वीं शताब्दी में हुआ। 20वीं शताब्दी में, ना, यहां लिख देते हैं 20वीं शताब्दी के रूप में, है ना। देखो, भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। देखो, भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब मिली? अगर कभी पूछा जाए कि भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली तो क्या बताएंगे? 19वीं शताब्दी में। और भूगोल को मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में कब विकसित हुआ? ये हुआ 20वीं शताब्दी में। तो यहीं से जन्म होता है दो तरह के उसका, भूगोल का। पहला जो होता है, पहला यहाँ 20वीं शताब्दी में बताया कि पहला है संभावनावाद। अब देखो संभावनावाद क्या कहता है। संभावनावाद कहता है कि मनुष्य अपने और पर्यावरण में परिवर्तित करने में समर्थ है। वो क्या कहता है कि पर्यावरण ये बोलता है, संभावनावाद कहता है कि मनुष्य जो है अपने और पर्यावरण को जो है परिवर्तन कर सकता है, अपने अंदर परिवर्तन कर सकता है और पर्यावरण भी परिवर्तित कर सकता है। अतः प्रकृति में प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। मतलब प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसको अपनी इच्छा अनुसार, वो जो मतलब लकड़ी है, पानी है, वायु है, इसको जैसे चाहे वो वैसे उस तरह से अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर सकता है, और मनुष्य और पर्यावरण में परिवर्तन करने का सामर्थ्य है।
देखो क्या लिखा है, मनुष्य और पर्यावरण में परिवर्तन करने का सामर्थ्य है, प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकता है। ये तो बात हो गई संभावनावाद की, है ना। लेकिन संभावनावाद के साथ नियतिवाद क्या कहता है? नियतिवाद जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है। नियतिवाद कहता है कि मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। मनुष्य के सभी जो कार्य हैं वो पर्यावरण द्वारा पहले से ही निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छानुसार कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। बता रही है समझ में? नियतिवाद ये कहता है मनुष्य के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार कुछ करने की स्वतंत्रता सीमित है या नहीं है। मनुष्य को अपने अनुसार कुछ करने की स्वतंत्रता सीमित है, मतलब नहीं है ना। तो ये दो बात हो गई आप लोगों की, देख लो आप। इतना आप नोट कर लो यार, पहले इतना नोट कर लो फिर आपको बताएं हम आगे। नोट कर लिया होगा यार, इसमें इतना कुछ था नहीं विशेष, है ना। आगे देखो भूगोल की शाखाएं देख लो। भूगोल की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, दो शाखाएं हैं ना, दो शाखाएं हैं। भूगोल की मुख्यतः क्या है? दो शाखाएं हैं। पहली जो है वो भौतिक भूगोल है, पहली जो शाखा है वो भौतिक भूगोल है। इसको पोलिडियस यहां लिख देते हैं बड़ा बड़ा, पोलिडोनियस। ब्लैक बोर्ड में गंदगी बहुत हो जाती है भाई, है ना। जो पहली बात है वो किसने की है? पोलिडोनियस। ये इसके जनक, ये किसके जनक हैं? ये हैं भौतिक भूगोल के जनक। पोलिडोनियस हैं जो भौतिक भूगोल के जनक हैं। और मानव भूगोल के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल, है ना। मानव भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है? फ्रेडरिक रेडजल, फ्रेडरिक रेडजल। तो देखो भूगोल की दो शाखाएं हो गई, एक भौतिक भूगोल हो गया, एक मानव भूगोल हो गया। भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है? भूगणितीय भूगोल आता है, स्थलाकृतिक भूगोल आता है, जलवायु विज्ञान आता है, जैव भूगोल आता है, मृदा भूगोल आता है, नवभ्रंश भूगोल आता है, समुद्र विज्ञान आता है, पारिस्थितिकी भूगोल आता है। बता रही है समझ में? फिर मानव भूगोल, दूसरा जो है भूगोल की दो शाखाएं हो गई, पहली हो गई भौतिक भूगोल, दूसरी हो गई मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के जो जनक हैं वो कौन है? फ्रेडरिक रेडजल। और मानव भूगोल के अंदर क्या क्या आता है? सांस्कृतिक भूगोल आता है, राजनीतिक भूगोल आता है, आर्थिक भूगोल आता है, जनसंख्या भूगोल आता है, प्रादेशिक भूगोल आता है, आर्थिक भूगोल आता है, आवासीय भूगोल आता है। फिर से एक बार देख लो, मानव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आता है? सांस्कृतिक भूगोल आता है, राजनीतिक भूगोल आता है, आर्थिक भूगोल आता है, जनसंख्या भूगोल आता है, प्रादेशिक भूगोल आता है, आर्थिक भूगोल आता है और आवासीय भूगोल आता है। ये तो बात हो गई हम लोगों की इसके पार्ट की, है ना। ये दो पार्ट हैं, एक जो है भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल है। यहां तक बात हो गई। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं? हम लोग बात कर लेते हैं ये ओडिसी और इटलियन की रचना किसने की थी। तो ओडिसी और इटलियन की रचना, होमर एक यूनानी विद्वान था। होमर, होमर यूनानी, यूनानी विद्वान था। और ये ओडिसी इटलियन है क्या चीज? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जितना मैं बता रहा हूं आप यकीन मानो कि बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद ये सब निकाला गया है। तो ये जो है ओडिसी और इटालियन एक यूनान की जो महाकाव्य है उसकी जो है रचना किसने की है? होमर ने की है। किसने की है? होमर ने की है ना। ओडिसी और इटालियन की रचना किसने की? होमर ने की है। यहां से दिखता नहीं है यार, ऐसे लाइट चमकती ना। दूसरा क्या है? सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का चित्र, मानचित्र पर किसने बनाया था? सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था एनेक्सिमेंडर। इन्हें एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेंडर है ना। और क्षेत्रीय भूगोल के जनक कौन है? क्षेत्र, ये आप इसको नोट करो। देखो होमर ने क्या ओडिसी और इटलियन की रचना की, सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया एनेक्सिमेंडर ने। और जो है क्षेत्रीय भूगोल के जो जनक हैं हमारे, कार्ल रिटर।
कार्ल कार्ल रिटर। फिर विश्व ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बेहम। विश्व ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बेहम। और फिर है विश्व मानचित्र के निर्माता जो हैं वो है एक्समेंडर। ये तो मैंने बता ही दिया ना, ये तो बात हो चुकी है ऊपर। विश्व मानचित्र के एक्समेंडर हैं और सर्वप्रथम मापन के आधार पर एलेक्जेंडर ने। ये दोनों बात एक ही है। सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व के एलेक्जेंडर ने है और विश्व ग्लोब के निर्माता ये है। विश्व मानचित्र के निर्माता ऊपर मैं बता चुका हूं, एक ही बात है। प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता कौन है? ये है हर्बर्टसन। इसको यहां पे लिख देते हैं ना, हर्बर्टसन। यहां लिख देते हैं पूरा बड़ा बड़ा। प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता प्रादेशिक भूगोल के प्रथम अध्ययनकर्ता है हर्बर्टसन। और मॉडल संकल्पना के जनक कौन है? मॉडल संकल्पना के जनक है पीटर हेंगेट। मॉडल संकल्पना के जनक पीटर हेंगेट ना। मॉडल संकल्पना के जनक है पीटर हेंगेटा है ये। पीटर हेंगेट है ना। ठीक है दोस्त, आज यहीं तक रखते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग और पढ़ेंगे, थोड़ा सीमाओं के बारे में पढ़ लेंगे। 2-3 क्लासों के बाद हम लोग फिर ब्रह्मांड शुरू करेंगे। और इसको ख़त्म करने से पहले एक बात मैं और बता दूं। मैं ये बता दे रहा हूं कि जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है वो अगर जो अभी आपकी परीक्षाएं लगी हुई हैं 2-3-4 महीने के अंदर, तो जो है आप फिर इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये क्लासेस उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है और जो अंडर ग्रेजुएट हैं या जिन्हें अगले 5-6-7-8 महीने बाद परीक्षाएं देनी है। क्योंकि मैं पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी और कुछ दिन बाद मैं उत्तर प्रदेश भी अपना लेके आऊँगा। उत्तर प्रदेश की भी कुछ क्लासें लगाएंगे हम लोग। तो ये सब खत्म करने में लगभग 7 से 8 महीने लग जाएंगे। और 7 से 8 महीने लग जाएंगे तो मेरे समझ से अगर आप लोगों के भी 2-3 जैसे लोक सेवा आयोग का RO लगा हुआ है, NTPC के कुछ एग्जाम लगे हुए हैं, तो दोस्तों उसके लिए ये क्लासें आपको बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो आप अपना कहीं से भी जो चाहना पढ़ सकते हो, क्योंकि 2-3 बच्चे हैं इसमें जो RO तैयारी कर रहे हैं हमारे, तो उनके लिए क्लासें नहीं है। वो हमारे जो हैं वीडियो से थोड़ा दूरी बना के रखें। लेकिन जिन बच्चों को जो है 5 से 6-7 महीने के बाद देनी है पेपर, तो उनके लिए ये एकदम जो है, उसके अलावा बेटा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मान के चलो कि अगर ये पूरी क्लासें शुरू से देख रहे हो, नोट्स बना लिए हैं, तो आप कोई भी एग्जाम दो, यहाँ तक कि आप UPSC भी दोगे तो 70% सिलेबस कवर होगा, ये गारंटी है। उसके बाद कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। और बाकी फिर आपके ऑब्जर्वेशन और आपकी जो विजन है वो क्या है, उस पर निर्भर करता है कोई भी एग्जाम निकालना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।